हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू फॉर 2023 आप लोग 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखिए, एक बार फिर होगा 90 पार। जो आज से हम लोग चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी चैप्टर को हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि क्या होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्लस हम लोग सब्जेक्टिव दोनों एक साथ कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है अगला वीडियो का चाहे कुछ भी, क्योंकि ये वीडियो है और वीडियो में कोई लाइव क्लास नहीं है या कोई ऐप में क्लास नहीं हो रही है कि यहाँ तक हो गया तो अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट एक चैप्टर एक वीडियो में मुकम्मल कर लेंगे। तो आप लोग पूरे को देखिए, अच्छे से देखिए। और एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आज मैं ये चैप्टर करा दूं तो 100% आप लोगों का ये चैप्टर हो जाना चाहिए, आप लोगों को याद भी हो जाना चाहिए। इससे जितने फैक्ट मैं बतलाऊंगा, जो जो याद करने को मैं बोलूँगा, सभी चीज़ याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अब मतलब कि 2 महीना जब बाकी रहेगा तब गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गर्दा गर्दा उड़ाएंगे, वो सब वाली बात नहीं करना है। जैसे अभी मैं एक चैप्टर मुकम्मल करूँगा, आप लोगों का भी एक चैप्टर मुकम्मल हो जानी चाहिए, हो जाएगा ना इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी तरीके से 40 होंगे, 40-45 चैप्टर होंगे, हम लोग पूरे को मुकम्मल कर लेंगे। और धीरे धीरे वीडियो आएगी आप लोगों के सामने और आप लोग पढ़ते रहेंगे और अपने चैप्टर को मुकम्मल करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को देख लेंगे और कोई भी घबराना नहीं है। जितना मैं पढ़ा दूं बस उतने को अगर आप लोग मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के दिन ही आप लोग सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वीडियो दूसरा है, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। हालांकि वो चैप्टर नहीं है, वो बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक। चलिए, देखिए आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो ये बुक होता है ये 2 हिस्सों में बांटा हुआ है और जो क्लास 12 है वो भी 2 हिस्से में बटा हुआ है। तो एक मज़ीद मुताले में और एक ऐसे ही है सिंपल में। लेकिन पार्ट 2 उर्दू के जो हिस्सा नश्र होते हैं और हिस्सा नज़्म, जो प्रोज सेक्शन होते हैं और पोइट्री सेक्शन, हिस्सा नश्र कहते किसे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को समझाने के 2 तरीके होते हैं। जो आसान लफ्ज़ों में जिसे समझाया जा सके उसे हिस्सा नश्र कहते हैं, और उसी चीज़ को जो भारी भरकम तरीके से समझाया जाए उसे हिस्सा नज़्म कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में भी आप लोग भी समझ गए होंगे, और ये जो मेरे समझाने का तरीका था वो भी हिस्सा नश्र कहलाएगा। बिल्कुल बढ़िया से समझ गया ना, एकदम समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना होगा। हिस्सा नश्र उसे कहते हैं मतलब जो कहानी टाइप से रहती है, जो कहानी पढ़ के आप लोगों को एकदम आसान लफ्ज़ों में हर चीज़ समझ में आ जाती होगी। बट हिस्सा नज़्म जो है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसे पढ़ते हुए नहीं समझ में आता है। तो जो डिफ़िकल्ट हो उसे हम लोग हिस्सा नज़्म कहते हैं, और जो आसान लफ्ज़ों में समझाया जा सके उसे हिस्सा नश्र कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इसमें जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो गया होगा। हिस्सा नस्र में यही सब आता है। तो हिस्सा नस्र में आज हम लोग खाका को स्टार्ट करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एक एक करके सभी को देखेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, एक एक करके देखेंगे। आज तो फर्स्ट वीडियो है 2023 के लिए, हालांकि 2022 के लिए भी वीडियो सारी चैप्टर की अपलोड हो चुकी है, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। खाका आज के इस मतलब वीडियो में तो देखिए, सबसे पहले मैं बतला दूं हिस्सा नश्र है जो कि खाका अभी अभी मैंने देखा। सबसे पहला चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग हैं। खाका खाका कहते किसे हैं, और एक बात मैं बतला दूं, ये जो कहानी है मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे, समझ रहे हैं। यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के उस्ताद कौन थे, नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद जो थे मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के उस्ताद थे, और नज़ीर अहमद जो है खाका किन पर लिखे हैं, किस पर लिखे हैं, तो वो अपने उस्ताद के ऊपर खाका लिखे हैं। खाका किस पर लिखा जा सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद पर ही लिखा जा सकता है या पढ़े लिखे लोगों पर ही लिखा जा सकता है या बड़े बड़े आलिम पर ही लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। खाका किसी पर भी लिख सकते हैं आप लोग। एक धुंधली सी तस्वीर होती है और इसमें मतलब पूरे ज़िंदगी, ना ये स्वाने निगारी है, ना ही कुछ मतलब, ना ही ये ऑटोबायोग्राफी है, ना ही ये बायोग्राफी है। समझ रहे हैं, इस बात को समझ जाइए आप लोग कि ना ही ये बायोग्राफी है ना ही ऑटोबायोग्राफी है। ये बस खाका में कहते हैं कि आप किसी भी इंसान के बारे में एक ऐसे लिखिए कि उसकी धुंधली सी तस्वीर जो है मतलब उसमें उजागर हो जाए। जैसे इंग्लिश में खाका का जो वर्ड लिया गया है वो स्केच लिया गया है, SKTCH, स्केच लिया गया। अब स्केच का मतलब समझ चुके होंगे आप लोग कि अगर आप लोग किसी चीज़ का स्केच बनाते हैं तो वो किसी भी चीज़ की धुंधली सी तस्वीर हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही किसी भी इंसान का स्केच कर देना उसके
साथ जो हुआ मतलब धुंधला सा तस्वीर को आपके सामने ला देना। जब आप लोग कहानी भी पढ़ेंगे नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये बात समझ गए ना कि ये जो खाका है किसी पर भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आलिम हो या कुछ भी हो, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन थे? शागिर्द थे किनके? नज़ीर अहमद के। ये क्वेश्चन भी पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो नज़ीर अहमद कौन थे? नज़ीर अहमद जो थे वो मतलब उस्ताद थे और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द थे। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर, यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो ही गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं खाका। खाका जैसा कि मैं बतलाए हैं कि खाका के मानी है नक्शा, ढांचा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर। अदबी इस्तिलाह में हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो अदबी इस्तिलाह में खाका से मुराद वह तहरीर है जिसमें किसी शख्सियत के नक़ूश के मानी क्या, यानी कि उस आदमी के बारे में जिस आदमी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, इस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाए और एक जीती जागती तस्वीर पढ़ने वाले के सामने आ जाए। जैसे आप लोग अगर ये कहानी पढ़ेंगे तो नज़ीर अहमद जो है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, अगर पढ़ेंगे तो सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। लफ्ज़ी तस्वीर को खुदा खाका कहते हैं, ये मिस्टेक है, तो खाका कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकायदा तौर पर खाके का आगाज़ जो है, खाके का आगाज़ किसके दौर में होता है? खाके का आगाज़ फ़रहतुल्लाह बेग, इसे मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, फ़रहतुल्लाह बेग। खाके का आगाज़ फ़रहतुल्लाह बेग से होता है। उन्होंने अपनी उस्ताद का खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी लिख कर खाके की मुस्तहकम बुनियाद डाली। तो यहाँ पर एक बात फिर से समझ लीजिए कि खाके का आगाज़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से हुआ और कौन से कहानी? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। और नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद जो थे फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बातों को समझ गए। अब हम लोग कुछ फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में जान लेते हैं। उर्दू में क्या होता है? उर्दू में पहले मुसन्निफ़ के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अभी तक 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं और जिसमें से आप लोगों को 50 देने हैं अभी तक। अब तो पैंडेमिक ख़त्म हो गया तो अब देखिए कितना आता है, लेकिन 50% ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सही हो गया तो 90 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अब हम लोग मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में कुछ अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो देखिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो थे ना, उनकी पैदाइश 1885 में चूरी वालान दिल्ली में हुई। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए थे? ऐसे तो लोगों के कहने के मुताबिक वो 1883 में पैदा हुए थे, बट वो जो खुद उनके मुताबिक 1885 में पैदा हुए थे। अब पैदा हुए थे तो उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालदा का नाम क्या था, ये भी जानकारी मतलब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनके तो वालिद का जो नाम था वो मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था और वालदा का जो नाम था मुशर्रफ जहाँ बेगम था। और ये बात सुनकर आप लोगों को काफ़ी मतलब ये होगा, दुख भी पहुंच सकता है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जब सिर्फ 10 रोज़ के थे ना, कितने रोज़ के? जब 10 रोज़ के थे सिर्फ, तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा कौन थी? मुशर्रफ जहाँ बेगम थी। जब वालदा का इंतकाल हो गया तो अब भाई 10 रोज़ का बच्चा तो उसे कोई पालेगा पोषेगा ना, कोई रखेगा ना। तो उनकी फूफी जो कि वो बेवा थी, फूफी कौन? हुस्न जहाँ बेगम उनका नाम था। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को 3 पॉइंट याद रखना है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? 1885 में। उनके वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। और वालदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहाँ बेगम था। जो 10 रोज़ के ही थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, तो उनके वालदा मुशर्रफ जहाँ बेगम का इंतकाल हो गया, तो उनकी फूफी जो थी हुस्न जहाँ बेगम, उन्होंने पाला पोसा। ठीक है, इतनी सारी बातें। तो वही उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और मुशर्रफ जहाँ बेगम था। जो मैं इस पैनल पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, उसे याद करना ज़रूरी है। बाकी मैं बोल दूंगा सब कुछ एकदम अच्छे से, हर चीज़ को क्लियर करते चलूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वली अल्लाह रहते थे। उन्होंने ही मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कौन कराया? मतलब पढ़ना लिखना सबसे पहला कोई उस्ताद होता है ना, तो किसने करवाया? तो सैयद वली अल्लाह। कौन करवाए थे? सैयद वली अल्लाह जो थे वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई। देखिए, वीडियो आने में जो लेट हो जाता है, जैसे कि अब
पैनल बनाने में, पैनल को तैयार करने में टाइम लगता है, फिर कहाँ पर मतलब कौन कलर देना है, कहाँ पर कैसे, ये सब में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे भी अभी थोड़ा जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये सब पर अभी थोड़ा ध्यान चल रहा है, तो वीडियो थोड़ा सा कम आ सकती है अभी बीच में। लेकिन मैं 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपकी जो सिलेबस है उर्दू 100% मैं मुकम्मल करा दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं लेना है। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को और एकदम बेफिक्र हो जाए आप लोग। सिर्फ जितना मैं पढ़ा दूँ उतना को याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो बिस्मिल्लाह करा दिए। अब बिस्मिल्लाह करने के बाद अब मतलब पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने आगे बढ़ा, आगे फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसमें भी एडमिशन लिए थे 1901 में। फिर इंटर किया, एमए किया, बहुत सारी चीज़ की। और मतलब खेलों में भी काफ़ी उनको मतलब दिलचस्पी था, शतरंज वगैरह में भी, क्रिकेट उर्केट भी खेलते थे। आजकल तो क्रिकेट के सब दीवाने हैं, हम भी हैं, आप भी होंगे, है ना। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उस ज़माने में भी थे और उस ज़माने में भी खेला करते थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये सब को याद रखना है आप लोगों को। इसमें क्या समझ आने वाली बात है, आप ही बतलाइए ना। तो अब देख सकते हैं आप लोग, अब 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, 1903 में इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया, सेंट स्टेफेंस कॉलेज से बीए किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद करेंगे कि कहाँ से 1901 में हिंदू कॉलेज में मतलब बनारस हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, 1903 में इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया। कभी कभी पूछ देता है बट उतना भी ज़रूरी नहीं है। फिर उन्होंने पढ़ा लिखा, उसके बाद फिर नौकरी वोकरी के लिए, अब भाई जब हम लोग पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो क्या फ़ायदा अगर नौकरी ना मिला तो फिर नौकरी वोकरी के लिए बाहर निकले। तो नौकरी के लिए कहाँ गए थे, हैदराबाद। अब हैदराबाद को कैसे रखना है ये भी क्वेश्चन आता है। तो हैदराबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कहाँ गए थे, हैदराबाद की बिरयानी खाने। ठीक है, तो तलाश मास मतलब कि रोज़गार के लिए कहाँ गए थे, तो हैदराबाद गए थे और वहीं के एक स्कूल में टीचर के हैसियत से मुकर्रर हुए थे वहाँ। उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट वूट में गए, ये सब हुआ। फिर हाई कोर्ट के भी इंस्पेक्टर अफसर बने थे और 1942 में लास्टली जो था 1942 में वो शबकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को है ना, समझ में आया ना भाई, सुने ना, याद रहेगा ये सब बात। या तो है फ़रतुल्लाह बेग नौकरी के सिलसिले में हैदराबाद आए और वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। मुअल्लिम का क्या मतलब होता है, मुअल्लिम को हम लोग इंग्लिश में टीचर बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग टीचर बोल सकते हैं। तो किस चीज़ के थे, अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। अगला देखते हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अब नौकरी वोकरी लग गया, अब कमाना खाना स्टार्ट हो गया, तो अब शादी भी ज़रूरी थी। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से कब हुई थी, 1908 में। उनकी जो शादी थी चचा की लड़की साजिद बेग की जो लड़की थी नसीमा सुल्ताना से हुई थी 1908 में। फिर ये जो नसीमा सुल्ताना थी इनका इंतकाल हो गया था। फिर इनका जो इंतकाल हो गया था उसके बाद वो इनकी ही बहन जो थी हमीदा सुल्ताना उससे निकाह किए थे। याद रहेगा, हमीदा सुल्ताना जो थे उसे मतलब इस पे लिखा नहीं रहा है सही से, हमीदा सुल्ताना से निकाह किए थे। फिर याद रहेगा ना। ऐसे अगर जो भी क्वेश्चन बच जाए इधर उधर तो मैं क्विज़ कराऊंगा ना इसमें टेलीग्राम में, तो उसमें कवर करा दूंगा। कोई भी दिक्कत उक्कत नहीं लेना है, टेंशन लेना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब तो सारी चीज़ हो गई, यहाँ तक शादी उदी सब कुछ हो गया। दूसरी शादी किससे हुई थी, हमीदा सुल्ताना से हुई थी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1942 में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपने ओहदे से सबकदोश हो गया, ये मैं पहले ही बतला चुका हूँ। और 27 अप्रैल 1947 मतलब 27 अप्रैल 1947 को मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल हो गया और ठकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सरायला चमन में दफनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे 27 अप्रैल 1947। अब देखिए, अब इनके वफ़ात और मतलब पैदाइश को याद रखना है हम लोगों को। तो 1885 में कब हुए थे, पैदाइश कब थी, 1885 में पैदा हुए थे। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, वो अब ये वफ़ात पा गए। 1885 आप लोगों को शायद याद है नहीं है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर एक और नॉलेज में बतला दूँ, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश भी 1885। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल हो गया था। यहाँ तक थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जान लिए। ठीक है,
अब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की कुछ किताबें हैं। अब किताबें हैं तो उनसे पहले भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बहुत सारी चीज़ों को लिखा, जैसे शायरी उरी भी लिखा करते थे, लेकिन उनमें शोहरत हासिल नहीं हुआ। शोहरत किस में हासिल हुआ? यही डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो थी, ये खाका, उनमें मतलब एकदम होता है ना, मतलब रात का रात अमीर बन जाना, वैसे ही शोहरत पा जाना। मतलब शोहरत पा गया सीधे नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी में। तो ये जो है सबसे पहले कब शाये हुआ था? 1927 में। कौन? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो थी वो कब शाये हुआ था? सबसे पहले 1927 में हुआ था। तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू में कब शाये हुआ था? 1927 में। याद रखेंगे आप लोग डेट को, 1927 में शाये हुआ था। और इसमें अब इंशा है, दीवान यकीन है, दीवान नज़ीर, ये सब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की मशहूर किताबों में से आता है। अगर इसको मैं क्यों कवर किया हूँ कि अगर पूछेगा 2 नंबर में पूछता है कभी कभी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के 3 मशहूर किताबों के नाम लिखिए, तो इसे लिख देंगे आप लोग। तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे ये नहीं करना है कि इसे पढ़ने के बाद अब वो सो जाना है और 2 महीना बाकी रहेगा तब उल्टा के देखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नोट बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। एनर्जी लगती है, रमज़ान में बोल रहा हूँ, एक समझ सकते हैं आप लोग, और शाम का टाइम है, बहुत रोज़ा लग रहा है, आप लोग भी समझ सकते हैं बात को। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। मेरी दास्तान और मेरी शायरी भी उनकी है, तो मतलब बुक सब है ये सब। मुख्तसर गुफ्तगू से बढ़ने से पहले मैं कुछ इस कहानी के बारे में बतला देता हूँ, उसके बाद हम लोग मुख्तसर गुफ्तगू के तरफ चलेंगे। ये जो कहानी है ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग लिखे हुए हैं खाका के तौर पर, और वो अपने उस्ताद जो है क्या बोलते हैं, नज़ीर अहमद जो थे उनके उस्ताद, उन पर ही लिखे हुए थे। अब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जाते हैं यहाँ पढ़ने। मियाँ दानी के मतलब मियाँ दानी और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के पास जाते हैं पढ़ने और पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये सब होता है। एक दिन क्या होता है, मिस्टर रजा हिंदू कॉलेज में भी बात पहुंची और मिस्टर रजा भी बोला कि गए वहाँ गया पढ़ने उड़ने। यही सब बातें हैं इस कहानी में। और मतलब ये जो थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एराब में बहुत गलतियाँ करते थे, तो ये सब कुछ कुछ जो बातें हैं ये सब हमें सब पूछे जाते हैं। तो उतना टाइम नहीं है हम लोगों को कि एकदम डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन करते रहें, किताब का एक एक लाइन समझाते रहें। आप लोग भी समझ रहे हैं और वीडियो को लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहता है, तो हम लोग शॉर्टकट में ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा ना? चलिए, आ ही रहा है। तो मुख्तसर गुफ्तगू में सबसे पहले अब हम लोग सवाल जवाब के तौर पर जाते हैं। अच्छा, पहले रुक जाइए 1 मिनट। अगर कोई पूछे कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है, तो नाम क्या देंगे? क्या होगा? डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। और खाका निगार कौन है उर्दू का सबसे पहला? तो फ़रतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद जो थे फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। और फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द थे। फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मियाँ दानी। अभी मैं बतलाया हूँ कुछ देर पहले कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ मियाँ दानी जाया करते थे पढ़ने। फिर मिस्टर रजा भी गया। एक मशहूर शायर मुतनब्बी के पढ़ने के दौरान मिस्टर रजा को गलती हो गई, तो उसकी छुट्टी ही समझ लीजिए वहाँ से। और नज़ीर अहमद का ताल्लुक़, ये मैं आपकी किताब से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा बुक में आपके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। आप लोग बुक को उल्टा के देखेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा। तो नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ है वो नावल से है और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का खाका से है। यहाँ तक आप लोग समझ गए बातों को। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, जो कि मुख्तसर गुफ्तगू में सबसे पहला क्वेश्चन है। फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो भाई क्यों जाते थे? तो पढ़ाई लिखाई तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, है कि नहीं? इसका जवाब देख लीजिए। फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ऐसा 2 नंबर में पूछा जाता है और 100% पूछता ही है। तो आप लोगों को याद रखना, और याद हो ही गया होगा कि नज़ीर अहमद के यहाँ फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी किसके लिए जाते थे? तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। सवाल नंबर 2 है, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि मिस्टर रज़ा भी गए, वो जो हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो एक मशहूर शायर मुतनब्बी के दौरान दीवान मुतनब्बी के पढ़ रहे थे, तो उसी के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। क्यों हो गई? अब हम लोग सुनते हैं।
अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियां रज़ा की छुट्टी हो गई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के साथ अर्ज़ अभी डिप्टी नज़ीर साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे, पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन दीवान मुतनब्बी पढ़ रहे थे। एशार में एराब ना होने की वजह से रज़ा में एशार को गलत पढ़ गए और उनकी छुट्टी हो गई। अब एराब किसे करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, ज़बर ज़ेर पेश। कितना मुश्किल होता है ना उर्दू पढ़ना, न ज़बर ज़ेर पेश होता है, तो यही मुश्किलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ़रहतुल्लाह बेग शायर ख़वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग जो थे शायर ख़वानी में एराब की गलतियाँ करते थे। किस तरीके की? एराब की गलतियाँ करते थे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? एराब की गलतियाँ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग क्या करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मियाँ दानी शायर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? अभी हम लोगों ने क्या देखा था? फ़रहतुल्लाह बेग शायर में कैसी गलतियाँ करते थे? तो एराब की गलतियाँ करते थे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एराब की गलतियाँ करते थे। कौन? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और मियाँ दानी जो थे शायर ख़वानी में एराब, यहाँ पर देखिएगा मिस प्रिंट सब है, एराब होगा। एराब की गलती तो नहीं करते थे, लेकिन शायर को कुछ इस अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शायर की बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। तो मियाँ दानी एराब उराब की गलतियाँ नहीं करते थे, लेकिन ऐसे पढ़ते थे जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, वैसे ही वो शायर को पढ़ते थे, मियाँ दानी। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़ाते थे और सुनते थे। अगर बच्चे सही पढ़ देते थे तो ठीक, वरना अपनी तलून मिजाजी यानी कड़ी मिजाज के वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्स से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत तशरीह पढ़ाते थे। तो आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गया होगा, है नहीं? तो ये सब को आप लोगों को याद रखना है, और बाकी ये सारी बात तो मैं बतला ही दिया हूँ कि क्या क्या होता है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव, चलिए तो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं हम लोग। वीडियो अब कितनी बड़ी हुई नहीं हुई, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एक हल्के में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बट इसका ये देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो हुई थी वो 1885 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? आप लोग भी बता सकते हैं, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। उर्दू का पहला खाका कौन सा है? तो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है। नज़ीर अहमद इंटरमीडिएट कब किए थे? तो 1903 में किए थे, 1901 में एडमिशन लिए थे। फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे? तो मतलब पढ़ने के लिए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मदरसे में कौन थे? मियाँ दानी थे मदरसे में, है कि नहीं? सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। फ़रतुल्लाह बेग शायर ख़ानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो एराब की गलतियाँ करते थे, यानी ज़बर ज़ेर पेश। फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किस बुज़ुर्ग ने कराई थी? तो सैयद वली अल्लाह ने कराई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ़रतुल्लाह बेग मुलाजमत से कब शबकुदोस हुए थे? तो 1942 में हुए थे शायद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ़रतुल्लाह बेग को किस मजमून में कमज़ोरी थी? तो सिर्फ व नौ में कमज़ोरी थी फ़रतुल्लाह बेग को। फ़रतुल्लाह बेग की शादी नसीमा सुल्ताना से कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। ये सारे बातों को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बस अब हम लोग जो है चर्चा तो कर ही चुके थे, लेकिन बस एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों को मैं बतला दिया हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि क्या होता है अगर ऑफलाइन बैच रहता है तो बच्चे सब कैसे एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंचा देते हैं बातों को, लेकिन उसी तरीके से आप लोग भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। तो प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।